Hi friends, welcome to English Lens channel. I am Chandan here to teach you this article taken from the Times of India as usual. If you feel that you can learn something from my videos and you believe my effort is worthy of praise, please consider subscribing to my channel and do comment in the comment section. I need your love and support tremendously. So let's get started for today. गाइस मैं पहले आप लोगों से थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। बात यह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है और मैं काफ़ी मोटिवेटेड फील करता हूँ। और यहाँ पे क्योंकि मैंने चैनल नया ही स्टार्ट किया है तो रोज़ नए नए लोग नए जो भी पर्सन है वो मेरे चैनल को वॉच करते हैं, लेकिन वो मेरे बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पहले मैं भी तैयारी करता था। मैं गवर्नमेंट जॉब की बैंकिंग की एक्चुअली तैयारी करता था। मैंने ग्रेजुएशन किया। मैं ग्रेजुएशन से पहले से ही तैयारी करता था, 12th से ही। उस समय 2011 में 12th लेवल पे ही कलर का एग्ज़ाम हुआ करता था, तो उस समय मैंने पहली बार दिया था तो मेरा क्लियर हुआ था। इंटरव्यू तक मैं गया था, नहीं हो पाया। उसके बाद मैं लगातार लगा रहा 30 सालों तक, लेकिन मैंने कई सारे प्री और मेंस क्वालिफाई किए, लेकिन कहीं भी फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में कभी घबराया नहीं। लास्टली मैं थक करके 30 एज जब मेरा पूरा हो गया तो उसके बाद मैंने एक प्राइवेट जॉब पकड़ा, जो कि अभी मैं IDFC बैंक में कुछ दिनों से कर रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल किया है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे आएंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंग्लिश तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, इसके अलावा आप लोगों को बहुत कुछ मुझसे सीखने को मिल सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। कमेंट भी किया कीजिए, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से जुड़ूँ। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं आगे इस एडिटोरियल को, आज के एडिटोरियल को शुरू करता हूँ। ठीक है, आप मेरी 1-2 पुरानी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, तो उन वीडियोस को देखकर आपको मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस एडिटोरियल का जो टाइटल है वो है वॉर ऑन फूड। मतलब वॉर ऑन फूड, फूड का मतलब भोजन और वॉर मतलब युद्ध, यानी भोजन पे युद्ध। ठीक है। इजरायली स्ट्राइक्स ऑन एड वर्कर्स क्रॉस ऑल रेड लाइंस। इजरायली मतलब इजरायली लोग स्ट्राइक ऑन मतलब हमला करना। ठीक है, धावा बोलना, हड़ताल करना। तो यहाँ पे हड़ताल करना नहीं होगा, यहाँ पे हमला करना होगा। ठीक है। ऐड मतलब जो सहायता करने वाले हैं। ऐड मतलब सहायता करना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे ऐड वर्कर्स है, तो ऐसे वर्कर जो कि सहायता करने वाले हो। ठीक है। क्रॉस मतलब क्रॉस कर जाना, पार कर जाना। ऑल मतलब सभी। रेड मतलब रेड, लाइन मतलब लाइन। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है। कैसे समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का 5th फॉर्म का यूज है। ठीक है। और हमेशा जो हेडलाइन है वो न्यूज़पेपर का, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है ज़्यादातर। कभी कभी अदर टेंस का भी यूज होता है, लेकिन मेनली जो रूल है वो यही है कि न्यूज़ का जो भी हेडिंग होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है। वो तो इजरायली जो है वो क्या कर रहे हैं कि सभी रेड लाइनों को पार कर रहे हैं और वो हमला कर रहे हैं किन पे, एड वर्कर्स पे, ऐसे वर्कर पे जो कि सहायता करने के लिए वहाँ पे हैं। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग इस पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हेडिंग से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये किसके बारे में ये एडिटोरियल है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। आप लोग सब्सक्राइब तो ज़रूर करते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट आप लोग कीजिएगा तो उससे मैं आप लोगों से जुड़ पाऊँगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखा है। द बंगाल फैमिन ऑफ 1943 विच किल्ड 3 मिलियन पीपल वॉज मोर द मेकिंग ऑफ चुर्चिला एरा ब्रिटिश पॉलिसीज दैन नेचर। बंगाल फैमिन का मतलब होता है वो अकाल पड़ जाना। ठीक है। तो यहाँ पे है द बंगाल फैमिन ऑफ 1943, 1943 का जो बंगाल में अकाल पड़ा था वो। तो ये सब्जेक्ट है और इसके बदले में विच का यूज है। ठीक है। विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन
हम लोग किसे बोलते हैं, आप लोगों को पता है, नाउन के बदले में जिसका यूज़ किया जाए उसे प्रोनाउन बोलते हैं, और ऐसा प्रोनाउन जो कि रिलेशन को शो करता हो किसी नाउन से तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द बंगाल फेमिन, ये फेमिन क्या है, नाउन है, और ये बंगाल क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये पूरा एक तरह से सब्जेक्ट है, नाउन की तरह यूज हुआ है, तो इसके बदले में विच का यूज है, तो यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो विच किल्ड, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, और उसके बाद क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर आए तो वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो विच किल्ड 3 मिलियन पीपल, ठीक है। अब यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक तो ये एक सेंटेंस ये है विच किल्ड 3 मिलियन पीपल, और एक सेंटेंस ये है द बंगाल फैमिन ऑफ 1943 वॉज मोर द मेकिंग, ठीक है। तो ये भी पास्ट टेंस का सेंटेंस है, जो ये द बंगाल फैमिन, इसका सब्जेक्ट ये है द बंगाल फैमिन ऑफ 1943 वॉज, ठीक है। वॉज मोर द मेकिंग ऑफ चुरचीला एरा। तो कह रहा है कि जो बंगाल फैमिन था 1943 का, जिसने क्या किया, 3 मिलियन यानी 30 लाख लोगों को मारा, ये वॉज क्या था, वॉज मोर मतलब ज़्यादा, मेकिंग ऑफ, मेकिंग मतलब बनाना, बनाना मतलब परिणाम, यहाँ पे ये इसका परिणाम होगा। वैसे मेक का मतलब बनाना होता है किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ पे हम किसी चीज़ को, मान लीजिए कि मैं कोई सिचुएशन ऐसा बना दूँ तो उसको क्या बोलूँगा, उस सिचुएशन का परिणाम बोलूँगा, तो इसका सेंस यहाँ पे होगा परिणाम। चुरचीला एरा, चुरचीला का युग, जो कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ के द्वारा क्रिएट किया गया था। ब्रिटिश पॉलिसी मतलब समझ रहे हैं आपको, रूल रेगुलेशन, ठीक है। दैन नेचर, नेचर की तुलना में, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि 1943 का जो अकाल पड़ा था बंगाल में, जिसमें कि 30 लाख लोग मारे गए थे, वो जो था वो प्रकृति की देन नहीं थी, बल्कि प्रकृति की तुलना में जो ब्रिटिश के जो रूल रेगुलेशंस थे उसकी देन थी, उसका परिणाम था, ठीक है। इन गाजा टुडे ऑल 2.2 मिलियन रेसिडेंट्स आर फूड इनसिक्योर बिकॉज ऑफ नेतन्याहू। इन मतलब में, गाजा मतलब गाजा जगह का नाम है, ठीक है। टुडे मतलब आज, ऑल मतलब सभी, 2.2 मिलियन मतलब 22 लाख, ठीक है। 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख को बोलते हैं, ठीक है। रेसिडेंट मतलब जो निवासी होते हैं उनको रेसिडेंट्स का, रेसिडेंट मतलब एक निवासी, रेसिडेंट्स हो गया तो बहुत सारे, सिंगुलर का प्लूरल, ठीक है। ये प्लूरल नाउन है, तो इसलिए प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होता है, तो यहाँ पे रेसिडेंट्स आर है, ठीक है। फूड इनसिक्योर मतलब भोजन की असुरक्षा। बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, किन के कारण, नेतन्याहू के कारण। नेतन्याहू कौन है, तो शायद राष्ट्रपति हैं, कहाँ के राष्ट्रपति, इजराइल के, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन शायद है, ठीक है। तो आज गाजा में जो 20 लाख निवासी हैं वो फूड इनसिक्योर है, मतलब उनके पास भोजन की असुरक्षा हो गई है, किनके कारण, तो नेतन्याहू के कारण। ये इसमें एडिटोरियल में, इस एडिटोरियल में कौन बोल रहे हैं, जो जिन्होंने इस एडिटोरियल को लिखा है, जो लेखक हैं वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब सेकेंड पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। एक्सीडेंटल इंटेंशनल, ठीक है, स्लैश दे करके है इंटेंशनल। तो इस पैराग्राफ का जो इन्होंने टाइटल दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ये एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल मतलब आकस्मिक, जो किसी कार अचानक से हो जाए किसी कारणवश, उसको एक्सीडेंटल यानी आकस्मिक बोलते हैं। या फिर इंटेंशनल है यानी इरादतन है, यानी इरादा करके किया गया है, ठीक है। इंटेंशन मतलब होता है इरादा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो युद्ध हो रहा है इसके बारे में ये कह रहे हैं जो लेखक हैं वो, कि ये जो युद्ध हो रहा है इसको इरादा करके ऐसा सिचुएशन बनाया गया है, या फिर ये एक्सीडेंटल है यानी आकस्मिक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं क्या है। 4-5 months they have been blockaded in with more bombs than humanitarian support, ठीक है। 4 मतलब के लिए, 5 months मतलब 5 महीनों से, लेकिन ये हर जगह 4 का मतलब वैसे तो बेसिक मीनिंग के लिए होता है, लेकिन हर जगह 4 का मतलब के लिए ही नहीं होता है, 4 का मतलब से भी होता है, ठीक है, टाइम को शो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे है 4-5 months, यानी यहाँ 5 महीनों से होगा, 5 महीनों के लिए नहीं, 5 महीनों से, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन सब टेंस में 4 का यूज टाइम को शो करने के लिए होता है, तो वहाँ पे से उसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो दे हैव बीन ब्लॉकेडेड इन, उनको क्या किया गया है, ब्लॉकेड किया गया है, रोका गया है, यानी बंदी बनाया गया है, ठीक है। तो
दे हैव बीन, यहाँ पे हैव बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो जहाँ भी हैव बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो पैसिव वॉइस में वो सेंटेंस होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस उसको बोलते हैं जिसमें सब्जेक्ट का यूज, ऑब्जेक्ट का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो विद मोर बॉम्ब्स देन ह्यूमैनिटी, मोर मतलब ज़्यादा, बॉम्ब मतलब बॉम्ब, और ह्यूमैनिटेरियन मतलब होता है मानवता, मानवीय, और सपोर्ट मतलब सहायता, ठीक है। तो कह रहा है कि मानवीय सहायता की तुलना में ज़्यादा बॉम्ब के साथ उन लोगों को क्या किया गया है, बंदी बनाया गया है, बंदी बना करके रखा गया है, किनको, तो लोगों को, वहाँ के जो भी लोग होंगे, ठीक है। दिस वीक 3 deadly Israeli strikes on a world central kitchen convoy have halted its operations। कह रहा है कि इस सप्ताह, दिस मतलब इस, और यह होता है, इस होता है, ठीक है। वीक मतलब सप्ताह, 3 मतलब 3, डेडली मतलब खतरनाक, भयानक, ठीक है। इजरायली मतलब इजराइल के, इजरायली लोगों ने, यानी इजराइल के लोगों ने, स्ट्राइक्स ऑन मतलब धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया, कहाँ पे, तो वर्ल्ड सेंट्रल किचन पे, और कॉन्वॉय मतलब उनके काफिले पे, वर्ल्ड सेंट्रल किचन के का जो भी कॉन्वॉय था, काफिला था, उन पे। और हैव हॉल्टेड, यहाँ पे हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्सिलरी वर्ब के बाद हैव हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। और जो ऊपर वाला सेंटेंस था 3 डेडली इजराइली स्ट्राइक्स ऑन, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो कह रहा है कि हाँ, कॉन्वॉय हैव हॉल्टेड, हॉल्ट का मतलब होता है रोकना, इट्स मतलब अपना, और ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन मतलब कार्य, ठीक है। तो कह रहा है कि इस सप्ताह क्या हुआ कि 3 जो खतरनाक इजरायली लोग हैं उन्होंने धावा बोल दिया वर्ल्ड सेंट्रल किचन का जो काफिला था उस पर, और इसने रोक दिया अपने काम को, ठीक है। अर्लियर, अर्लियर मतलब इससे पूर्व, पहले, ठीक है। यूएन्स रिलीफ, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन को बोलते हैं यूएन, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज है जिसका मतलब काके की होता है। तो यूएन का रिलीफ मतलब राहत, एंड वर्क्स एजेंसी, और वर्क एजेंसी यानी काम करने से संबंधित जो ऐसे एजेंसी है उसने सस्पेंड किया, यहाँ पे क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो वर्क एजेंसी ने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया मतलब रोक दिया, ठीक है। ऐड मतलब सहायता, डिलीवरी मतलब सामानों को, डिलीवरी मतलब किसी सामान को जो हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं उसको डिलीवरी बोलते हैं, ठीक है। इन नॉर्थ गाजा, नॉर्थ गाजा में। आफ्टर मतलब के बाद, इट्स कॉन्वॉय मतलब इनके काफिले, वॉज स्ट्रक पे हमला किया जाना, ठीक है। स्ट्रक मतलब क्या होता है, हड़ताल करना, रोकना, या फिर हमला करना, ठीक है। तो कह रहा है कि इससे पूर्व क्या हुआ कि यूएन का जो राहत और वर्क एजेंसी था, राहत पहुंचाने वाला या फिर काम करने वाला एजेंसी था, उसने क्या किया था, जो सहायता देने वाले जो भी सामान है नॉर्थ गाजा में उनको ले जाना बंद कर दिया था, ठीक है। कब, तो जब इनके काफिले पर हमला किया गया था उसके बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिविंग एडवांस नोटिस ऑफ देयर मूवमेंट्स टू इजरायली मिलिट्री नन एज डीकन्फ्लिक्शन इज स्टैंडर्ड प्रोसीडियर फॉर एड ऑर्गेनाइजेशंस। कह रहा है गिविंग, गिविंग मतलब देना, एडवांस मतलब पूर्व, पहले से, और नोटिस मतलब सूचना, देयर मतलब अपने, मूवमेंट मतलब गतिविधि, ठीक है। इजरायली मतलब इजराइल के, मिलिट्री मतलब मिलिट्री, नन मतलब जाना जाता है, डीकन्फ्लिक्शन मतलब होता है, कन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, विवाद, वाद विवाद, विरोध, ठीक है। और डी लग गया तो उसका उल्टा, तो विवाद मुक्त कह सकते हैं, ठीक है। इज मतलब है, स्टैंडर्ड मतलब कह सकते हैं आपातकालीन या मानक कह सकते हैं, ठीक है। प्रोसीड्योर मतलब कार्यवाही, एड मतलब सहायता, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था, ठीक है। ये कौन से टेंस का सेंटेंस होगा तो देख लीजिए। गिविंग एडवांस नोटिस ऑफ देयर मूवमेंट्स टू इजरायली मिलिट्री, ये एज ए सब्जेक्ट है सारा का सारा, और यहाँ पे इज स्टैंडर्ड है, इसका वर्ब क्या है, इज है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं है, इज स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर। उसके बाद ये सिंपल नाउन का यूज है, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, ठीक है। दे आर कह सकते हैं स्टूडेंट्स, वे लोग क्या हैं, विद्यार्थी हैं। तो उसी तरीके से इस सेंटेंस का यूज है कि ये गिविंग एडवांस नोटिस ऑफ देयर मूवमेंट्स टू इजरायली मिलिट्री, ये सारा का सारा सब्जेक्ट है और इसका वर्ब इज है, ठीक है। और ये बीच में इसके बदले यूज किया गया है नॉन एज डीकन्फ्लिक्शन, मतलब इस सब्जेक्ट को डीकन्फ्लिक्शन के रूप में जाना जाता है।
तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट का मीनिंग हम लोग देखते हैं। गिविंग मतलब बता ही दिया मैंने कि इजरायली मिलिट्री को अपने गतिविधियों की पूर्व सूचना देने को, जिसे कि डी कन्फ्लिक्शन कहा जाता है, यानी विवाद मुक्त। क्योंकि आप जो गतिविधि करेंगे तो किसी से छुपा कर करेंगे तब विवाद होगा, और उसे पहले ही बता देंगे तो वो विवाद मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड मतलब मानक कार्यवाही है। किसके लिए? एड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ऐसे संस्था के लिए जो कि किसी की सहायता करने के लिए काम करती है, उनके लिए, ठीक है। That over 200 ad workers have yet been killed is now raising horrifying suspicions that they have been actively targeted. That मतलब वह, over मतलब ज़्यादा, 200 मतलब 200 से, एड वर्कर्स मतलब वही सहायता करने वाले जो वर्कर लोग हैं वो, हैव येट बिन, यहाँ पे क्या है, हैव बिन किल्ड, यानी हैव बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है। तो दैट ओवर 200 एड वर्कर्स हैव येट बिन किल्ड, कि अभी तक जो है 200 से ज़्यादा सहायता वर्कर्स मारे गए हैं। इज नाउ रेजिंग हॉरिफाइंग, इज और उसके बाद यहाँ पर रेजिंग, इज के बाद वर्ब का मतलब एक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट मतलब अभी जो वर्तमान में चल रहा है, और कंटिन्यूअस मतलब जो काम जारी है, ठीक है। तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से क्या पता चलता है, जो काम वर्तमान में जारी हो। तो क्या होगा, इज नाउ रेजिंग हॉरिफाइंग सस्पिशियंस, यानी ये उठा रहा है, रेज मतलब उठाना, अब नाउ मतलब अभी ये उठा रहा है क्या, हॉरिफाइंग मतलब भयानक, सस्पिशियन मतलब संदेह, मतलब बहुत ज़्यादा संदेह को ये क्रिएट कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा संदेह उत्पन्न कर रहा है। ये क्या हो गया, हाँ कहाँ थे, दैट दे हैव बीन एक्टिवली टारगेटेड, कि दे मतलब उन लोगों को, फिर यहाँ पे देख लीजिए हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म है यानी पैसिव वॉइस, कि उन लोगों को एक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से क्या किया गया था, टारगेट किया गया है, टारगेट किया गया है मतलब उन लोगों को निशाना बनाया गया है। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि इस एडिटोरियल का, कि ये जो एड वर्कर थे उनको मारा गया, तो ये उनको ये मतलब मारा जो गया, तो इससे ये संदेह उत्पन्न हो रहा है कि उन लोगों को जानबूझ करके टारगेट किया गया था, ना कि वो लोग एक्सीडेंटली मरे थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ पे चलते हैं। आउटरेज का मतलब क्या होता है, आक्रोश, ठीक है, और बॉम्ब मतलब बॉम्ब, ठीक है। द WCK इंसिडेंट हाउएवर मार्क्स द फर्स्ट इंटरनेशनल कैजुअलिटीज। WCK किसका शॉर्ट फॉर्म है, ऊपर जो लिखा हुआ था वर्ल्ड सेंट्रल किचन, वर्ल्ड था कि क्या था उसमें, देखें यहाँ पे, हाँ वर्ल्ड है, वर्ल्ड सेंट्रल किचन। तो कह रहा है कि वर्ल्ड सेंट्रल किचन का जो इंसिडेंट है, घटना है, इंसिडेंट मतलब होता है घटना, हाउएवर मतलब फिर भी, ये उसके बाद मार्क्स मतलब चिन्हित करता है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है सब्जेक्ट के बाद, तो ये कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। फर्स्ट मतलब पहले, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, कैजुअलिटी मतलब आपदा को, ठीक है, विपत्ति को, कैजुअलिटी मतलब आपदा, विपत्ति, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो WCK वर्ल्ड सेंट्रल किचन की जो घटना है वो फिर भी क्या करती है, पहले अंतर्राष्ट्रीय आपदा को चिन्हित करती है। एंड सिंस सिटीजन्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज वर किल्ड, इजराइल हैज़ बीन मोर एक्सप्लेनेटरी दैन यूजुअल। कह रहा है एंड मतलब और, सिंस मतलब से होता है, चूंकि भी होता है और से भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि मतलब क्योंकि भी बोल सकते हैं। सिटीजन्स मतलब नागरिक, ऑफ मतलब काके की, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, कंट्रीज मतलब देश, तो पश्चिमी देश के जो नागरिक हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सिलरी वर्ब है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस का जो पैसिव बनता है ना, वो एक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके बनता है, वॉज वर्ब और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो वर किल्ड, तो कह रहा है कि जो पश्चिमी देश के जो नागरिक लोग थे वो मारे गए थे, वर किल्ड मतलब मारे गए थे। इजराइली हैज़ बीन मोर एक्सप्लेनेटरी, अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इजराइल है, उसके बाद हैज़ बीन है, ठीक है, हैज़ बीन, और उसके बाद यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, डायरेक्ट मोर एडजेक्टिव है, नाउन है, ठीक है, देन यूजुअल। तो कह रहा है कि इजराइल जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी रहा है हमेशा की तरह, जैसा वो रहता है उसके तुलना में। एक्सप्लेनेटरी मतलब अब
किसी चीज़ को विस्तृत रूप से बताना, ठीक है। तो इजराइल जो है इस घटना के बारे में ज़्यादा विस्तृत करके बताता है, ठीक है। ये रहा है, मतलब ऐसा इजराइल रहा है। एंड दैट्स ऑल्सो व्हाई इवन ट्रम्प हैज़ कंसिडर्ड, एंड और दैट्स ऑल्सो, वो भी, दैट्स ऑल्सो का मतलब वो भी, व्हाई इवन ट्रम्प हैज़ कंसिडर्ड, यहाँ तक कि क्यों ट्रम्प ने हार मान लिया है। हैज़ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। तो ट्रम्प ने हार मान लिया है। इवन मतलब होता है व्हाई इवन, मतलब क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है। दैट्स ऑल्सो मतलब वो भी, व्हाई इवन ट्रम्प हैज़ कंसिडर्ड, यहाँ तक कि क्यों ट्रम्प ने हार मान लिया है। यहाँ तक कि, ये इवन का मतलब यहाँ तक कि भी होता है, ठीक है। इजराइल इज एब्सोल्यूटली लॉसिंग द PR वॉर, लॉसिंग इट बिग। यहाँ पे अब देखते हैं इजराइल, फिर यहाँ पे इज और वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। उससे पहले इसके बीच में एडवर्ब का यूज है। एब्सोल्यूटली जहाँ भी जिस भी से वर्ड के लास्ट में ly हो तो वो एडवर्ब होता है, ठीक है। तो इजराइल ने बिल्कुल ही, एब्सोल्यूटली का मतलब होता है बिल्कुल या पूर्ण रूप से, तो इजराइल जो है वो पूर्ण रूप से हार रहा है। किसको? PR वॉर को मतलब युद्ध को, PR वाले युद्ध को। PR ये किसका शॉर्ट फॉर्म है ये मुझे मालूम नहीं, ठीक है। लॉसिंग इट बिग, ये कुछ बड़ा हार रहा है। बट विल वेस्टर्न आउटरेज अलाउ गाजा है ना, तो गाजान्स मतलब गाजा के लोग, एक्सेस मतलब पहुँच, टू द हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस टन्स मतलब लाखों मिलियन टन ऑफ एड आइडलिंग आउटसाइड गाजा बॉर्डर। गाजा के एपोस्ट्रॉफी एस का यूज है, तो गाजा का बॉर्डर, और आउटसाइड मतलब बाहर, एड मतलब सहायता, और आइडलिंग मतलब निष्क्रियता, ठीक। तो कह रहा है कि लेकिन विल वेस्टर्न आउटरीच, क्या पश्चिमी जो विद्रोह है, आउटरीच मतलब विद्रोह या आक्रोश, वो अनुमति देता है किसको? गाजा को, यानी गाजा के लोगों को। एक्सेस मतलब पहुंच के लिए, मतलब गाजा के लोगों के पहुंच को अनुमति देता है। कहाँ पे? तो मिलियंस टन्स यानी करोड़ों टन जो आइडलिंग मतलब सहायता की जो निष्क्रियता है, कहाँ? गाजा के बॉर्डर के बाहर, उसकी अनुमति देता है। तो फॉर नाउ मतलब अभी के लिए, नाउ मतलब अभी, और फॉर मतलब के लिए, US सप्लाई ऑफ वेपन्स टू इजराइल टू ड्रॉप ऑन गाजाज रिमेन्स इन हैवियर फ्लो। तो US सप्लाई मतलब US का सप्लाई मतलब भेजना, ठीक है। वेपन्स मतलब हथियार, कहाँ? इजराइल को। टू ड्रॉप मतलब गिराने के लिए, ऑन किस पर? गाजा पर, पूरा गाजा पट्टी जो है उस पर। रिमेन मतलब शेष होना, बचना। इन मतलब में, हैवियर मतलब हैवी बहुत ज़्यादा, फ्लो मतलब फ्लो बहाव, ठीक है। तो अभी के लिए जो US हथियारों का जो US सप्लाई है, यानी US जो हथियारों को भेजता है कहाँ? इजराइल को, गाजा पे गिराने के लिए, वो क्या उस हैवियर फ्लो में है? क्या उसका प्रवाह अभी भी बहुत ज़्यादा है? ये चीज़ें थी, ठीक है। तो ये एडिटोरियल ये कह रहा था। अब लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है, तो वीडियो लेकिन लंबी हो गई होगी काफ़ी ज़्यादा, और आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं अभी फ़िलहाल, तो मैं यहीं तक रहने देता हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, तो मैं निश्चित रूप से पूरा पढ़ाऊँगा। और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो मुझे सोना भी है, तो ठीक है, यहीं तक रहने देता हूँ। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से आप लोगों को पढ़ा सकूँ। तो मेरी प्लानिंग यही है इन फ्यूचर कि मैं पढ़ाऊँ सभी को, मतलब यूट्यूब पे या फिर अलग। अभी तो जॉब कर रहा हूँ, जॉब करना मेरी मजबूरी है, लेकिन इन फ्यूचर तो ठीक है। आप लोग चैनल को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए ठीक है, गुड नाइट।